Hello everyone. Today's I explain you CPU scheduling criteria. बेटे आप सबको पुरानी वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आपको CPU शेड्यूलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था और उस CPU शेड्यूलिंग में मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने टाइप की शेड्यूलिंग आपके इस चैप्टर में होती है। अब इसके बाद में CPU शेड्यूलिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी जो कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में होंगी, यानी कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का टॉपिक अब आपके पास स्टार्ट होगा। तो उससे पहले कुछ क्राइटेरियाज होते हैं CPU शेड्यूलिंग के जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना इनके आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप ये शेड्यूलिंग क्राइटेरिया समझ लीजिए, उसके बाद में आप CPU शेड्यूलिंग की सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मली सॉल्व कर पाओगे। देखिए बेटा, CPU शेड्यूलिंग के कुछ क्राइटेरियाज हैं। जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, CPU यूटिलाइजेशन। यहाँ पर CPU यूटिलाइजेशन क्या होता है ये आप समझ ही लीजिए। जैसे CPU यूटिलाइजेशन, एक CPU का यूटिलाइजेशन से ही मीनिंग समझ लीजिए, इसी वर्ड से आपको इसका मीनिंग समझ में और क्लियर पिक्चर हो जाएगी। यूटिलाइजेशन मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज को यूटिलाइज होना, यानी कि किसी चीज का वर्क ज़्यादा, उस चीज को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें, उसको हम यूटिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि सीपीयू हम यूजर जब प्रोसेस करवाता है कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेसर से, तो वो ये चाहता है कि सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा यूज करा जा सके, यानी कि सीपीयू को हम 100% यूज कर सकें। तो उसी पूरे प्रोसेस को हम सीपीयू यूटिलाइजेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे कुछ सीपीयू होते हैं, जब हम नॉर्मल यानी कि थोड़ी हल्की और लिमिटेड जॉब वाली फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो सीपीयू कुछ ही यानी कि 40% या 50% ही यूज़ हो पाता है। बट जब हैवी लोडेड वाली फाइल्स सीपीयू के अंदर आती हैं, तो सीपीयू मैक्सिमम 100 या 90% तक यूज़ होता है। तो इसी चीज को हम सीपीयू यूटिलाइजेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। ओके बेटा, आप समझ गए होंगे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है। इसी वर्ड से आपको इसका मीनिंग समझना है। यूटिलाइजेशन मींस कि हम सीपीयू से कितना ज्यादा काम ले सकते हैं ताकि हमारे पास वो वेस्ट ना हो, उसकी इफिशिएंसी वेस्ट ना हो। अब सेकंड टॉपिक आता है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट इज द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन अ यूनिट ऑफ टाइम। मतलब एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में एक यूनिट में, एक सेकंड में कितना यूनिट कंसीडर, कितना टाइम लगा है, कितनी यूनिट लगी है, उस चीज को हम थ्रूपुट के अंदर कंसीडर करते हैं। मतलब यहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे सीपीयू शेड्यूलिंग में कि हम प्रोसेस और सीपीयू के यूटिलाइजेशन यानी कि सीपीयू के यूज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज कर सके। ठीक है, तो थ्रूपुट भी उसका ही एक पार्ट है। क्या है कि थ्रूपुट के अंदर जब हम प्रोसेस सीपीयू के लिए रन कराते हैं, तो सीपीयू जो है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, कितने टाइम में वो उसे कंप्लीट करता है पर यूनिट के अंतर्गत, पर यूनिट के हिसाब से उसको हम थ्रूपुट के अंदर कंसिडर करते हैं। या इन अदर वर्ड, द थ्रूपुट इज द प्रोसेस एग्जीक्यूट टू अ नंबर ऑफ जॉब कंप्लीटेड इन अ यूनिट ऑफ टाइम। मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम में वो कितने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको हम थ्रूपुट के अंदर कंसिडर करते हैं। अब आप इस लाइन को प्रॉपरली समझ गए होंगे कि क्या होता है थ्रूपुट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रॉब्लम के टाइम पर आपको इनकी डेफिनेशन, इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इनकी सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम को सॉल्व कर पाओगे। और इस चैप्टर से एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम में जरूर 100% पूछी जाती है, तो इसीलिए आप इन दोनों चीजों को समझ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवर्स करिए और फिर से देखिए, और आपको ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है टर्न अराउंड टाइम। बेटे टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? अब यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम के लिए हम देखते हैं टर्न अराउंड टाइम क्या है। टर्न अराउंड टाइम रेफर्स टू द टाइम अ गिवन प्रोसेस टेक्स फ्रॉम सबमिशंस टू कंप्लीशन। मतलब टर्न अराउंड टाइम क्या है कि टर्न अराउंड टाइम में आप जो है अपने प्रोसेस को कितने टाइम में कंप्लीट कराते हैं। मतलब रेडी क्यू से लेकर के, आप जान गए होंगे रेडी क्यू क्या है। रेडी क्यू का मीनिंग है कि प्रोसेस जो है कम रन होने के लिए तैयार हो गया है, रेडी क्यू में जा चुका है। तो रेडी क्यू से वो एग्जीक्यूट होकर के कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगा उसको हम टर्न अराउंड टाइम के अंदर कंसीडर करते हैं। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू बस टाइमिंग प्लस वेटिंग टाइमिंग। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों टाइम बता रहा हूँ। वेटिंग टाइम भी क्या होता है, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, और बस टाइमिंग क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मैं आपको बस टाइमिंग ही बता रहा हूँ। बस टाइमिंग देखिए बेटा, ये होता है, बस टाइमिंग का दूसरा नाम एग्जीक्यूशन टाइमिंग भी है। कभी कभी क्वेश्चंस में एग्जीक्यूशन टाइमिंग भी लिखा आ जाता है, तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर हमने एग्जीक्यूशन टाइम तो पढ़ा ही नहीं है, हमने तो बस टाइम पढ़ा है। तो एग्जीक्यूशन टाइम और बस टाइम दोनों ही एक नेम है। मतलब ये ही सेम नेम है। या तो आप इसे बस टाइमिंग बोल लीजिए या एग्जीक्यूशन टाइमिंग बोल लीजिए। एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो गया कि जितने टाइमर प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट हुआ है, जितने टाइम में उसने एग्जीक्यूशन करा है, वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम यानी कि बस टाइम होगा। ओके। और वेट टाइम क्या होगा? वेट टाइम होता है जितने टाइम, अब देखिए प्रोसेस हमारा सीपीयू में आया, प्रोसेस के लिए आया। अब जब प्रोसेस जाएगा तो वो सबसे पहले किस में जाएगा? रेडी क्यू में। तो रेडी क्यू में जाने तक वो रेडी क्यू में जाएगा। अब रेडी क्यू में जाने के बाद अब वो एग्जीक्यूशन के लिए भी तो जाएगा। भाई रेडी क्यू में तो तैयार हो गया है कि वो रन हो सकता है, वो रन होने के लिए तैयार है। रेडी क्यू का मीनिंग है वो रन होने के लिए प्रोसेस तैयार है। अब वो रेडी क्यू से एग्जीक्यूशन में जब तक जाएगा, जितना टाइम उसे वेट करना होगा एग्जीक्यूशन के लिए, उसको हम वेट टाइम बोलते हैं। मतलब वो टाइम जिस इंटरवल में, जिस टाइम इंटरवल में उसने एग्जीक्यूशन के लिए वेट किया, दैट इज कॉल्ड अ वेटिंग टाइम। अब आप वेटिंग टाइम भी समझ गए होंगे, वर्स्ट टाइमिंग भी समझ गए होंगे। अब मैं इसी फॉर्मूले में एक और टर्म है, एग्जिट टाइमिंग माइनस अराइवल टाइम। एग्जिट टाइम क्या होता है और अराइवल टाइम क्या होता है बेटा? एग्जिट टाइम ही होता है कि क्योंकि देखिए आप खुद सोच रहे हो, खुद समझ गए होंगे, इस प्रोसेस को समझ गए होंगे कि टर्न अराउंड टाइम जो है वो एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम के इक्वल होता है। एग्जिट टाइम वो है कि जितने टाइम में वो प्रोसेस कंप्लीट होके एग्जीक्यूट होकर के बाहर गया है, एग्जिट हुआ है, कंप्लीट होके एग्जीक्यूट होकर के जब वो बाहर गया है, एग्जिट हुआ है उस प्रोसेस से, उस सीपीयू से, जितने टाइम पर वो एग्जिट हुआ है वो उसका एग्जिट टाइमिंग होगा। यानी कि वो अपना एग्जीक्यूट करके, वेट करके, और रेडी क्यू से भी हो करके, रनिंग टाइम से भी हो करके, एग्जीक्यूट हो करके जितने टाइम के बाद वो उस सीपीयू से बाहर गया है, चला गया है, तो वो उसका एग्जिट टाइमिंग हो गया। अब यहाँ पर अराइवल टाइम आता है। अराइवल टाइम क्या है? अराइवल टाइम वो है जिस टाइम पर वो रेडी क्यू में आता है, जिस टाइम पर वो रेडी क्यू के लिए आता है, वो उसका अराइवल टाइम होता है। रेडी क्यू में आना अराइवल टाइम, और एग्जीक्यूट होकर के कंप्लीट अपना पूरा प्रोसेस करके वो जब सीपीयू से बाहर जाता है तो वो उसका एग्जिट टाइम हो गया। तो ये दोनों चीजें अब आप समझ गए होंगे। ओके। नाउ द वेट टाइम, वेटिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूं कि कितने टाइम में, कितना टाइम उसने अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के लिए दिया, वो उसका वेटिंग टाइम होगा। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइमिंग। यानी कि टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइमिंग को आप अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास वेट टाइम आ जाएगा। नाउ द लोड एवरेज, यहां पर एक वर्ड आ रहा है, लोड एवरेज क्या होता है? देखिए बेटा, लोड एवरेज ये है, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस
residing in the ready queue wait for their turn to get into the CPU। मतलब CPU को लेने के लिए जब रेडी क्यू में प्रोसेस आते हैं तो वो अपना सीपीयू लेंगे क्योंकि एग्जीक्यूट होना है उन्हें। तो एग्जीक्यूट होने के लिए जब वो रेडी क्यू में आ रहे हैं तो कितने प्रोसेस उस रेडी क्यू में आ सकते हैं उसको हम लोड एवरेज बोलते हैं। यानी कि रेडी क्यू में कितने मैक्सिमम प्रोसेस रखे जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए लोड एवरेज। ओके, नाउ अब आपके पास आता है रेस्पॉन्स टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके प्रॉब्लम के टाइम पर कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा टर्न अराउंड टाइम इस प्रोसेस का निकाल के दिखाइए, या फिर वेटिंग टाइम निकाल के दिखाइए, या फिर रेस्पॉन्स टाइम बताइए। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो प्रॉब्लम्स के टाइम्स पर आपसे क्वेरी की होती है उन क्वेश्चंस में। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं। अब आपके पास आता है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम बेटा वो होता है जब सीपीयू, जब प्रोसेस रेडी क्यू में फर्स्ट टाइम रेडी क्यू में आया तो वो उसका अराइवल टाइम हो गया। रेडी क्यू से जब वो रन होने के लिए सीपीयू को फर्स्ट टाइम गया, सीपीयू को फर्स्ट टाइम गया तो वो उसका रेस्पॉन्स टाइम हो गया। वेट करने के बाद जब वो फर्स्ट टाइम सीपीयू के लिए एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू में गया फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड ए रेस्पॉन्स टाइम। मैं अब आपको इसको फिर से बोल रहा हूं कि फर्स्ट टाइम क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको इसका डिफरेंस भी बता रहा हूं कि रेस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम में क्या डिफरेंस है। देखिए, वेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए वेट करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, कभी ये अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। जैसे कुछ कुछ एल्गोरिथम क्या है, प्रायोरिटीज के बेस पर काम करते हैं। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उसको पहले प्रेफरेंस दे दिया जाता है, और जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है उसको बाद में प्रेफरेंस दे दिया जाता है। और कभी कदार ऐसा भी होता है कि प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही ब्रेकआउट करा दिया जाता है, जैसे कि मैं आपको प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में बताकर आ रहा हूँ। ओके, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा काम किया सीपीयू ने, प्रोसेस थोड़ा सा किया, प्रोसेस किसी प्रोसेस का थोड़ा सा एग्जीक्यूट किया और फिर उसे छोड़ दिया। फिर उसे कहाँ भेजते हैं, वो फिर से वेट के लिए, क्योंकि वो फिर वेट करेगा अपने नंबर के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए। तो वेटिंग टाइम में आ जाएगा। और रेस्पॉन्स टाइम क्या होगा, अब वो वेट कितने टाइम तक करेगा भाई, उसे 2-3 बार भी एग्जीक्यूट, मतलब थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूट कराएंगे। जैसे पहली बार एग्जीक्यूट के लिए गया तो 2 मिनट के बाद फिर वापस कर दिया सीपीयू ने कि अब आप 2 मिनट के बाद आना। फिर 2 मिनट के बाद चला गया, फिर एग्जीक्यूट थोड़ा सा हुआ, फिर छोड़ दिए। तो इस टाइप से वो 2-3 बार, 1-2 बार सीपीयू में एग्जीक्यूट के लिए जाएगा। तो वो क्या काम करेगा कि जितना टाइम उसको एग्जीक्यूशन के लिए वेट करना होगा, जैसे फर्स्ट टाइम वो गया P1, अगर सपोज करो एक प्रोसेस है P1, वो 8 उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, और आप सीपीयू को उस प्रोसेस को केवल 2 मिनट तक ही दे सकते हैं। तो P1 सिर्फ 2 मिनट के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर वो P2 को दे देगा एग्जीक्यूशन, और अपने आप फिर से रेडी क्यू में जाकर के लग जाएगा। फिर वो 2 मिनट के बाद फिर जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, फिर 2 मिनट एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर 2 मिनट के बाद फिर जाएगा। तो इस हिसाब से वो कई बार एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, और जितना टाइम उसे बाहर रेडी क्यू में वेट करना होगा एग्जीक्यूशन के लिए, वो उसका वेटिंग टाइम होता है। और रेस्पॉन्स टाइम वो होता है जब वो फर्स्ट टाइम पर वेट करता है। फर्स्ट टाइमिंग का वेटिंग टाइम ही उसका रेस्पॉन्स टाइम होता है। पहली बार जाने के लिए वो कितना वेट करता है, दैट इज कॉल्ड ए रेस्पॉन्स टाइम। अब बेटा आपको ये रेस्पॉन्स टाइम वगैरह समझ में आ गए होंगे। नाउ अब हम चलते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बहुत सारी हैं, आपको मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा। तो उसमें से फर्स्ट वाला मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, उसके बाद में इसकी प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करूंगा। चूंकि आप ये सब चीज़ समझ गए होंगे, ये क्राइटेरिया समझ गए होंगे, तो इसी को मैं कंसिडर करके आपको ये आगे बताने जा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट है, वैसे एल्गोरिथम बहुत सारी हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जैसे फर्स्ट है आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस,
सेकंड आपके पास एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। थर्ड आपके पास एल्गोरिथम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। फोर्थ आपके पास है राउंड रॉबिन। और फिफ्थ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। और सिक्स है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो ये सारी आपके पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं। इसमें से मैं आपको अभी फर्स्ट एल्गोरिथम बताने जा रहा हूं। जैसे फर्स्ट है आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जैसे इसके नेम से आपको जस्टिफाई हो रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। जो प्रोसेस सीपीयू में सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ये है इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का मोटिव, कि जो प्रोसेस सबसे पहले जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में आएगा वही प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। ओके बेटा, तो ये इस हिसाब से चलता है कि पहले जो आएगा वही सर्विस पाएगा। ओके, अब इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, जरा वो पढ़ लीजिए। द प्रोसेस विच अराइज फर्स्ट, जो प्रोसेस रेडी क्यू में फर्स्ट आएगा, फर्स्टली असाइन द सीपीयू, उसे सबसे पहले सीपीयू असाइन करा जाएगा इसके अंदर। नाउ द सेकेंड पॉइंट, इन द केस ऑफ ए टाई, अगर सपोज करो एक ही टाइम पर दो प्रोसेस आ गए हैं, तब क्या होगा? तो जो प्रोसेस की आईडी, प्रोसेस विद स्मॉलेस्ट प्रोसेस आईडी, वही प्रोसेस आईडी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। मतलब जिसकी प्रोसेस सबसे कम है, जिसका टाइमिंग सबसे कम है, उसे सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाएगा। और इसी को हम नॉन प्रिमिटिव के नेचर के अंदर कंसीडर करते हैं। ओके बेटा, एडवांटेज क्या है इनके? इट इज ए सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप इसके नेम से ही जस्टिफाई कर सकते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, पहले आओ पहले पाओ। सेकेंड इज इट कैन इजिली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर, तो यहां पर आप अपने डेटा क्यू स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। और इट डज नॉट लीड टू स्टारवेशन, और आप इसमें स्टारवेशन को लीड नहीं करते। ओके बेटा, डिसएडवांटेज इसके अंदर क्या है? इट डज नॉट कंसिडर द प्रायोरिटी और ए बस टाइम ऑफ प्रोसेस, तो इसके अंदर बस टाइमिंग की कोई झगड़े नहीं है। ये बस टाइमिंग बहुत ज़्यादा भी ले सकता है फर्स्ट वाले को। देखिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम रहेगी वो मैं आपको अब यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आप समझ जाओगे। जो प्रोसेस सबसे पहले आया, सपोज करिए हमारे पास P1 सबसे पहला आया, P1 हमने एक प्रोसेस मान लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि P1 का एग्जीक्यूशन टाइम 5 मिनट का है और P2 उसके बाद आया, उसका एग्जीक्यूशन का टाइम 3 मिनट का है। तो P1 सबसे पहले जाएगा और 5 मिनट तक CPU को एग्जीक्यूशन के लिए रोक के रखेगा। तो P2 3 मिनट का प्रोसेस था, अगर वो 3 मिनट वाला पहले चला जाता और P1 बाद में जाता 5 मिनट वाला, तो बस टाइमिंग कम हो जाती। बट यहाँ पर P2 की बस टाइमिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे कितने मिनट तक वेट करना पड़ेगा? 5 मिनट्स तक। ओके, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, अब इस टॉपिक के थ्रू आप प्रॉपर वे में अपनी सीपीयू शेड्यूलिंग के कुछ पार्ट को समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कराऊंगा और नेक्स्ट एल्गोरिथम भी बताऊंगा। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और मेरे इस वीडियोस को, आगे की वीडियोस को देखते रहिए। मैं आपका इन्हीं वीडियो के थ्रू बीटेक थर्ड सेम का चैप्टर थर्ड यूनिट थर्ड कंप्लीट करा दूंगा, और एक इजी वे में कराऊंगा, ताकि आप एग्जाम में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर लिख पाएं और अच्छे नंबर कंटेंट करें। देखिए मैं आपको फिर से कुछ टर्म समझा रहा हूं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम होता है कि जितने टाइम पर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है वो उसका टर्न अराउंड टाइम है। मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट इन द सेंस के रेडी क्यू से लेकर के वो एग्जीक्यूशन तक कितना टाइम लिया है, वो सारा उसका टर्न अराउंड टाइम है। ओके बेटा, इसके बाद बस टाइमिंग होता है एग्जीक्यूशन टाइम, जितना टाइम वो एग्जीक्यूशन के लिए लिया है वो उसका बस टाइमिंग होता है। एग्जिट टाइम, एग्जिट मतलब जब वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के बाद
छोड़ गया है वो उसका एग्जिट टाइमिंग होगा। अराइवल टाइम क्या होता है, जिस टाइम पर वो रेडी क्यू में एंटर हुआ है वो उसका अराइवल टाइम है। ओके। और उसके बाद आपके पास आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम है जब प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया है तो रेडी क्यू से वो एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा। तो एग्जीक्यूट होने तक वो जितना टाइम रेडी क्यू में रहेगा उसको वो वेटिंग टाइम के अंदर कंसिडर होगा। अब तीसरा आता है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम होता है कि फर्स्ट टाइम वो, यानी कि पहली बार वो रेडी क्यू में आया, रेडी क्यू में आने के बाद उसने एग्जीक्यूशन के लिए जितना टाइम वेट किया है वो उसका रेस्पॉन्स टाइम होगा। ओके। और वेट टाइम तब बनेगा जब वो रेडी क्यू में क्योंकि क्या होता है, प्रोसेस कंटिन्यूसली रन तो होते नहीं सीपीयू में, कभी कदार वो बीच में भी छोड़ दिए जाते हैं, प्रोसेस को बीच में भी एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाता है, तो उसे कई बार वेट करना पड़ता है, तो वो सारा एडिशन होकर के हमारा वेटिंग टाइम निकलता है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने फिर से बता दी है। फिर आपके पास FSI यानी कि फर्स्ट सर्विस एल्गोरिथम। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जेडी क्यू में एंटर होगा उसे ही सीपीयू सबसे पहले एलोकेट होगा, असाइन होगा, और वो अपना प्रोसेस सबसे पहले करेगा। तो ये सारी चीज मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आई है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कंसिडर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इन आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप कंटिन्यूसली आपके बीटेक के हर सेम के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के वीडियोस लाता रहूंगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा। ओके। बाय।